हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सीटेट फरवरी 2026 के साइंस पेडागोजी करा रहे हैं, साइंस पेडागोजी करा रहे हैं। ये क्लास आज की थर्ड है। 2 क्लास हो चुकी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स की पेडागोजी हो गई है। आज हम बायोलॉजी की पेडागोजी स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके आगे का मैंने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, अब बायोलॉजी का ही कराना है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्लांट कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, सेंट्रोसोम को, राइबोसोम को और माइटोकॉन्ड्रिया को। लाइसोसोम को जानते हैं क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली कहते हैं, आत्महत्या की थैली कहती है। और राइबोसोम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को करते हैं। और पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर होती है, डबल लेयर होती है। और इसका श्वसन किसके कारण होता है? इसका श्वसन एंजाइम के द्वारा होता है। एंजाइम के द्वारा इसका श्वसन होता है। एंजाइम के द्वारा इसका श्वसन होता है। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन कैसे होता है? एंजाइम के द्वारा कोश की श्वसन होता है। और ये ऊर्जा पैदा करती है, जिससे ऊर्जा पैदा करती है। क्या करती है? एनर्जी पैदा करती है। ये एनर्जी पैदा करती है, इसलिए इसके किसको क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन में होता है। संतुलित भोजन में सूक्ष्म व व्यापक पोषण, विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण या मक्खन और घी या पशु प्रोटीन। क्या? पशु प्रोटीन। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? पहला। संतुलित भोजन में क्या होते हैं? सूक्ष्म व व्यापक पोषण। संतुलित भोजन में सूक्ष्म व व्यापक पोषण होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, फलों को पकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मेथेन, एथेन, एथिलीन, एसिटिलीन। एथिलीन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। एसिटिलीन क्या है? पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन है। क्या? एसिटिलीन। एसिटिलीन एक पादप हार्मोन है जो फलों को पकने में सहायता करता है। जो फलों को पकाने में क्या करता है? सहायता करता है। यह अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैस में स्रावित होता है। यह गैस स्रावित करता है। गैस स्रावित करता है। यह अकेला ऐसा हार्मोन है जो गैस स्रावित करता है। गैस रूप स्रावित करता है। तो फलों को पकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। किसका? एसिटिलीन का। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए समानता किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? पानी की, प्रकाश का, हवा का, ताप का। बीज के अंकुरण के लिए हवा, पानी, ताप तीनों की आवश्यकता होती है। बीज के अंकुरण के लिए हवा, पानी, ताप तीनों की आवश्यकता होती है। और लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। पानी की भी आवश्यकता होती है, हवा की भी आवश्यकता होती है, ताप की भी आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। और अगला क्वेश्चन है, चींटी सामाजिक कीट है। यह कॉलोनियों में रहती है, यह जंगलों में रहती है, यह भाषा जानती है, यह भोजन वितरण करती है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला। आप सबको पता है चींटी सामाजिक कीट है। और सामाजिक कीट कौन सा नहीं है? मकड़ी सामाजिक कीट नहीं है। मकड़ी सामाजिक कीट नहीं है। ये झुंड में रहते हैं, ये अकेले रहते हैं मकड़ी। और इसमें कौन सा हो जाएगा? यह कॉलोनियों में रहती है। चींटी सामाजिक कीट है क्योंकि यह एक समुदाय में रहती है। किस में रहती है? समुदाय में रहती है, जिसमें अलग अलग श्रम विभाजन होता है। इन लोग का अलग अलग श्रम विभाजन होता है। इन लोग का अलग अलग काम होता है। इसमें जितनी चींटियाँ रहती है सबके अलग अलग कार्य होते हैं, किसको क्या क्या करना है समाज में। और अगला क्वेश्चन है, डीडीटी का उपयोग होता है। डीडीटी का उपयोग किसमें होता है? कीटनाशक के रूप में, उर्वरक के रूप में, दवा के रूप में। इसमें से कोई नहीं। डीडीटी का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। क्या होता है? डाई
डाई क्लोरो। पहले DDT का फुल फॉर्म जान लेते, क्या होता है DDT। DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राईक्लोरो इथेन। यह DDT का फुल फॉर्म है। क्या है? DDT का फुल फॉर्म है। यह एक कीटनाशक है। यह कीटनाशक है जो कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे कृत्रिम कीटनाशक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम, आर्टिफिशियल कीटनाशक है। ये आर्टिफिशियल कीटनाशक है। यह मानव द्वारा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? इसको मानव द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे कृत्रिम कीटनाशक कहते हैं। आर्टिफिशियली कीटनाशक है और इसलिए इसे कृत्रिम कीटनाशक कहते हैं। और सन 1874 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1874 में बनाया गया था। एक बार फिर DDT के बारे में जान लेते हैं। यह कृत्रिम कीटनाशक है। इसका फुल फॉर्म है डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो इथेन और कीटनाशक, इसे आर्टिफिशियल कीटनाशक कहा जाता है और 1874 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1874 में। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा, कीटनाशक के रूप में। किसमें? कीटनाशक के रूप में। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ है? इसमें कौन सा जड़ है? प्याज, आलू, गाजर, अदरक। इसमें से कौन सा जड़ है? प्याज, शकरकंद, आलू तथा अदरक भी संग्रह करने वाला तना है। जबकि गाजर क्या है? गाजर मूसला जड़ है। गाजर क्या है? मूसला जड़ है। गाजर क्या है? मूसला जड़ है जो संग्रह करने वाली जड़ कहलाती है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा जड़ है? गाजर जड़ है। प्याज तना है, आलू तना है, अदरक तना है। प्याज तना है, आलू तना है, अदरक तना है। ये इसका रूपांतरण। और गाजर जो है, गाजर जड़ है। क्या है? गाजर जड़ है। और अगला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन होता है? विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन है? बाघ, हिरण, गाय, बंदर। मानव के विकास में सबसे निकटतम प्राणी कौन सा है? बंदर है। कौन है? बंदर है। मानव का उद्विकास बंदर से हुआ था, आपको पता है। मानव का उद्विकास कपि से हुआ है। कपि माने बंदर से हुआ है। जैसे जीव माना जाता है क्योंकि कपि मानव का निकटतम पूर्वज थे। कपि जो थे ये पूर्वज थे। बंदर मानव के पूर्वज थे। पूर्वज थे कपि। तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? विकास की प्रक्रिया मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी कौन है? बंदर है। कौन है? बंदर है। और अगला क्वेश्चन है, निषेचित अंडाणु इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय का कौन सा हार्मोन तैयार करता है? इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय के लिए कौन हार्मोन तैयार होता है? ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरॉन, थायरोट्रोपिन। कौन सा? थायरोट्रोपिन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा हो जाएगा? सी। गर्भाशय के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यकता होता है? प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा? प्रोजेस्टेरॉन। निषेचित अंडाणु का इम्प्लांटेशन गर्भाशय में होता है। निषेचित अंडाणु का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है, जिसके लिए मादा जनन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन करती है, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्रावन होता है। और अगला क्वेश्चन है, पादप और प्राणियों में यह अंतर है कि पादपों में चलन होता है, उपापचय होता है, स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है, उपचय होता है। इसमें से कौन सी हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा।
स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है। पादप और प्राणी में, एनिमल और प्लांट में क्या अंतर है? एनिमल और प्लांट में क्या अंतर है? स्थानगत निरंतर वृद्धि होती है। पादप में स्थिर गति होती है, पादप में स्थिर गति होती है, पादप में स्थिर गति होती है, जबकि प्राणियों में सक्रिय गति होती है। पादप में स्थिर गति होती है और एनिमल में सक्रिय गति होती है। और इसके अतिरिक्त शेष सभी जैविक क्रियाओं द्वारा समान रूप से होती है, और शेष क्रियाएं समान रूप से होती है। यही अंतर है दोनों में। इसमें स्थिर गति होती है, इसमें सक्रिय गति होती है। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, ये हमारे पेट में होती है। हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति भोजन को तोड़ता है। क्या करता है ये? भोजन को तोड़ता है, भोजन को तोड़ता है तथा पाचन में सहायक करता है, पाचन में सहायक करता है। यह भोजन को तोड़ता है और पाचन में सहायक होता है। यह पेट में अम्लीय वातावरण बनाता है, पेट में अम्लीय वातावरण बनाता है, यह पेट में अम्लीय वातावरण बनाता है। तो पेट में कौन सी अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और अगला क्वेश्चन है, वयस्क मानव में रुधिर की संरचना, वयस्क मानव में रुधिर की संरचना किसके द्वारा होती है? हृदय, तीली, लाल अस्थिमज्जा, पीत अस्थिमज्जा। इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें सी, लाल अस्थिमज्जा। रुधिर की रचना किसमें होती है? लाल अस्थिमज्जा में होती है। किसमें? लाल अस्थिमज्जा में होती है। अस्थि में मध्य में मज्जा गुहा मतलब मैरो कैविटी होती है, जिसमें अस्थिमज्जा उपस्थित होती है। क्या होती है? अस्थिमज्जा उपस्थित होती है। उसके मध्य में मज्जा पीली तथा किनारों पे लाल होती है। मध्य में क्या होती है? मध्य में पीली होती है और किनारे क्या होती है? लाल होती है, किनारे लाल होती है। मध्य में पीली होती है और किनारे लाल होती है। लाल मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं कणिका में श्वेत एवं रुधिर पट्टियाणु का निर्माण करती है। लाल मज्जा कणिकाएं कणिका में श्वेताणु को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। श्वेताणु को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहते हैं। और पट्टियाणु को क्या कहते हैं? पट्टी काट को क्या कहते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं, का निर्माण करती है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें लाल अस्थिमज्जा। रुधिर की रचना किसमें होती है? लाल अस्थिमज्जा में होती है। और अगला क्वेश्चन है, मानव को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? मानव को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है? कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, कि वसा शक्कर में बदल जाता है, कि प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, कि इसमें से कोई नहीं। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है। मुंह में रोटी चबाते समय लाल ग्रंथियों में लार का स्राव होता है। मुंह में रोटी चबाते समय क्या होता है? लार ग्रंथि से लार का स्रावण होता है, लार का स्रावण होता है। स्रावित लार में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? स्रावित में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन एंजाइम में क्या होता है? टाइलिन। पाचन एंजाइम क्या होता है? टाइलिन मौजूद होते हैं, जो रोटी को उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट को
माल्टोज में बदल देता है। किसमें? माल्टोज में। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन? पहला सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधों के लिए सूक्ष्म पोषण होता है? पौधों के लिए सूक्ष्म पोषण कौन सा होता है? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरान। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। कौन सा? माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन है? बोरान है। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? बोरान है। पौधों में सूक्ष्म पोषण, माइक्रोन्यूट्रिएंट के वे तत्व होते हैं जिनकी पौधों में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। बहुत कम में मात्रा में आवश्यकता होती है। हम जान लेते हैं पहले सूक्ष्म और हम जानते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो में क्या है? बोरान है। बोरान है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, मॉलिब्डेनम है, मॉलिब्डेनम है और क्लोरीन है। क्या है? क्लोरीन है। और मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट पे क्या है? माइक्रो में है बोरान, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें बोरान। यह माइक्रो है, ये मैक्रो है, ये मैक्रो है, ये मैक्रो है। और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रहित होता है। पुनः कौन सा संग्रहित होता है? शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी। ग्लाइकोजन पुनः संग्रहित होता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक भूमिका शरीर के सभी कोशिकाओं को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। ऊर्जा की क्या होती है? आपूर्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट मूल रूप से शुगर का स्टार्च होता है। शुगर का क्या होता है? शुगर तथा स्टार्च होता है। स्टार्च होता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? शुगर और स्टार्च होता है। यह भोजन को पाचन के समय ग्लूकोज में बदल देता है। क्या करता है? भोजन को पाचन के समय ग्लूकोज में बदल देता है। पाचन के समय ग्लूकोज, भोजन को पाचन के समय किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है। और यह भोजन को पचाने से ग्लूकोज में बदल देता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जिससे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अतिरिक्त ग्लूकोज शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है और इसके अतिरिक्त शर्करा में वसाओं के रूप में भी बदलकर भंडारित किया जा सकता है। इसे वसाओं में बदलकर भंडारित किया जा सकता है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोजन। कौन सा हो जाएगा? ग्लाइकोजन। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विज्ञान जिसके अंतर्गत बुढ़ापे का अध्ययन करते जाता है। विज्ञान जो बुढ़ापे का अध्ययन करता है, टेटोलॉजी के रूप में, जेरेंटोलॉजी के रूप में, लिम्नोलॉजी के रूप में, पैलियोंटोलॉजी के रूप में। इसमें से कौन सही हो जाएगा? जेरेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बुढ़ापा तथा जीवावस्था अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी के बारे में क्या जाता है? जिकार्डा। पर हिंदी में जान लेते हैं क्या है। पहले हम जेरेंटोलॉजी के बारे में जान जाते हैं। जेरेंटोलॉजी के बारे में क्या जानते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर क्या आता है? बुढ़ापे तथा जीर्णावस्था को हिंदी में क्या, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंसेशन कहते हैं। अध्ययन किया जाता है। जेरेंटोलॉजी में क्या क्या अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया जाता है? बुढ़ापे तथा जीर्णावस्था का अध्ययन किया जाता है। और टेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसे भ्रूणोद्भव, इम्ब्रियोजेनेसिस का अध्ययन किया जाता है। इम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान एबनॉर्मलिटीज का अध्ययन किया जाता है। किसका? एबनॉर्मलिटीज का अध्ययन किया जाता है। टेरेटोलॉजी में क्या किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी और एबनॉर्मलिटीज का अध्ययन किया जाता है। और लिम्नोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। लिम्नोलॉजी के बारे में जलीय परितंत्र का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? लिम्नोलॉजी स्वच्छ
जलीय, स्वच्छ जलीय परितंत्र, परितंत्र का अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन किया जाता है? और साथ ही साथ घोंघों के अध्ययन किससे संबंधित है? स्नेल से भी संबंधित है। साथ ही साथ स्नेल के अध्ययन से भी संबंधित है। स्नेल के अध्ययन से भी संबंधित है। क्या? लिम्नोलॉजी, लिम्नोलॉजी। और प्लेकेंटोलॉजी जीवाश्मी जिसे कहते हैं, जीवाश्मिकी जिसे कहते हैं प्लेंटोलॉजी, इसके अंदर विलुप्त जीवधारियों के जीवाश्मों तथा उनके कालों के अंतर्गत वितरण किया जाता है। प्लेंटोलॉजी में विलुप्त जीवधारी, विलुप्त जीवधारी, विलुप्त जीवधारी, विलुप्त जीवधारी जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। का अध्ययन किया जाता है किसमें? जीवाश्मिकी में, जीवाश्मिकी में। प्लेकेंटोलॉजी, प्लेकेंटोलॉजी, इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें बी सही हो जाएगा। बुढ़ापे का अध्ययन किसमें किया जाता है? जेरेंटोलॉजी में। और अगला क्वेश्चन है, लाछा कीट द्वारा लाछा उत्पादित होता है। लाछा कीट द्वारा किससे उत्पादित है? शरीर के स्राव के रूप में, शरीर से ऊर्जा के रूप में, मल पदार्थ के रूप में, शरीर द्वारा अतिरिक्त भोजन के रिसाव के रूप में। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें पहला सही है, शरीर के स्राव के रूप में। लाछा कीट, भारतीय लाछा कीट लैसीफर, 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 भारतीय लाछा कीट कौन सा है? लैसीफर से प्राप्त होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में मादा लाख कीट शारीरिक स्राव का टहनियों द्वारा मादा लाख के शारीरिक स्राव द्वारा टहनियों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बना देती है, जो सूखने पर कठोर हो जाती है। सूखने पर क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। इस शारीरिक स्राव लाख को टहनियों के खुर्च लिया जाता है, जिसके परिसरण से रेजिनस लाख, रेजिनस लाख, रेजिनस लाख अथवा शैल लाख, अथवा शैल लाख प्राप्त होता है। क्या होता है? शैल लाख प्राप्त होता है। इसमें से कौन सही हो जाएगा? इसमें पहला सही हो जाएगा। कौन सा? पहला। लाछा कीट द्वारा लाछा उत्पादित होता है शरीर के स्राव से। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से सुमेलित है। इसमें पूछा है, लैंगरहैंस द्वीप समूह के बीटा कोशिका इंसुलिन, लैंगरहैंस के द्वीप समूह से अल्फा कोशिकाएं इंसुलिन, और लेडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरोन, और कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें बी, इसमें बी सुमेलित है। लैंगरहैंस द्वीप समूह अल्फा कोशिकाएं इंसुलिन, अल्फा कोशिकाएं इंसुलिन। अग्नाशय में लैंगरहैंस की दुबकियाँ पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अग्नाशय पैंक्रियाज में। किसमें? पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज में लैंगरहैंस की दुबकियाएं। अल्फा कोशिकाओं में ग्लूकैन, अल्फा कोशिकाओं में, एक सेकेंड, एक बार इसके बारे में जान लेते हैं। अल्फा कोशिकाएं, अल्फा सेल ग्लूकोगान, ग्लूकेगान, अल्फा कोशिकाएं, अल्फा सेल ग्लूकेगान का श्रवण करती है। और बीटा कोशिकाएं, बीटा सेल किसकी श्रवण करती है? इंसुलिन की, इंसुलिन का श्रवण करती है। तथा बीटा 8 B8 किसका करती है? सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन का श्रवण करती है। और वृषण की लेडिंग सेल, वृषण की टेस्टिस की लेडिंग सेल किसका श्रवण करती है? टेस्टोस्टेरोन का श्रवण करती है। टेस्टोस्टेरोन। अल्फा सेल किसका श्रवण करती है? ग्लूकेगान का। बीटा सेल किसका श्रवण करती है? इंसुलिन का। और B8 सोमैटोस्टेरोन का श्रवण करती है। और टेस्टिस जो विसरण होता है, ये लेडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन का श्रवण करती है, जबकि कार्पस ल्यूटियम किसका करती है? प्रोजेस्टेरॉन का। कार्पस ल्यूटियम किसका करती है?
टेस्टोस्टेरॉन का, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन का, प्रोजेस्टेरॉन का। कार्पस लुटियम किसका करती है? प्रोजेस्टेरॉन का।